नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं देश में हो रही राजनीति पर। आज हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे की, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे का अवसान बड़ा तेजी से हो रहा है। एक दौर पे लगा था कि सिंपैथी वोट उनके लिए जाएंगे, पर विधानसभा के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि शिवसैनिक इस समय एकनाथ शिंदे के साथ हैं, ना कि उद्धव ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे अब वर्तमान समय में वापस से हिंदुत्व की राजनीति की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पर क्या उनके लिए चीजें इतनी आसान है जितना वह सोच रहे हैं? ये उम्मीद की केवल एक ही किरण बची हुई है, और वह है बीएमसी का चुनाव। अगर यह भी हाथ से चला गया तो उद्धव ठाकरे के लिए कुछ नहीं बचेगा। आदित्य ठाकरे को एस्टैब्लिश करने की तमन्ना तमन्ना ही रह जाएगी, और शिवसेना जो अभी एकनाथ शिंदे के पास जा चुकी है, वह पूर्ण रूपेण उन्हीं की पार्टी बन जाएगी। उद्धव ठाकरे राजनीति में इतिहास बन जाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर उद्धव ठाकरे के साथ दिक्कतें क्या हो रही हैं। क्या कुछ सकारात्मक पहलू बचे हैं जहां से शिवसेना को वह फिर से क्लेम कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, याद करिए वह दौर जब बाला साहब ठाकरे शिवसेना को लीड करते थे। मातोश्री एक तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को नियंत्रित करता था। खासकर मुंबई और ठाणे का क्षेत्र तो शिवसैनिकों का ही क्षेत्र कहा जाता था। वहां पर बाला साहब ठाकरे जो करते थे वही होता था। बाला साहब ठाकरे की लीगेसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे राज ठाकरे, जो कि उनके भतीजे थे। वह उसी तरीके की राजनीति किया करते थे जैसे कि बाला साहब ठाकरे करते थे। वह कार्टूनिस्ट भी उसी तरीके से थे। लेकिन जब लीगेसी ट्रांसफर करने की बात आई, उत्तराधिकार देने की बात आई, तब राज ठाकरे की जगह पर उद्धव ठाकरे को चुना बाला साहब ठाकरे ने। परिवारवाद का यह स्वरूप होता है, इसमें हम बाला साहब ठाकरे को कुछ नहीं कह सकते। अब उद्धव ठाकरे जब शिवसेना के लीडर बने, तो उन्होंने वहां पर शिवसेना के उस कट्टर हिंदू स्वरूप को परिवर्तित करने का प्रयास किया, और सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर वो लौटना शुरू किया। अच्छा, इसी बीच में राज ठाकरे अलग होकर एक नई पार्टी बनाते हैं, उसका नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। शुरुआती राजनीति में वह हिंदी के विरुद्ध राजनीति करते वहां दिखाई दिए। खासकर यूपी और बिहार के लोग जिस तरीके से महाराष्ट्र में अपना नियंत्रण करते, खासकर जो जॉब्स होती हैं और जो छोटी जॉब्स होती हैं, किसी के घर में काम करना या रिक्शा चलाना, इन सब जॉब्स को लेकर वहां पर यूपी बिहार के लोग स्टैब्लिश हो रहे थे। इसको लेकर उनकी राजनीति शुरू हुई। अच्छा, धीमे धीमे उनकी राजनीति भी वहां पर खत्म हुई, और अभी के समय में राज ठाकरे का अस्तित्व महाराष्ट्र की राजनीति लगभग नगण्य ही हो चुका है। अब वह बोल रहे हैं कि बीजेपी के साइड आना चाहते हैं, पर वहां पर कुछ खास बचा है नहीं उनके लिए। तो उद्धव ठाकरे ने सॉफ्ट हिंदुत्व का वहां पे तरीका शुरू किया, और यहीं से बीजेपी और शिवसेना के बीच में खटास भी शुरू हुई। खासकर बाला साहब ठाकरे की डेथ के बाद तो उद्धव ठाकरे उस लीगेसी को, उस स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाए, और 2014 के चुनाव में शिवसेना और बीजेपी अलग होकर विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं। यहां पर बीजेपी बड़ी पार्टी बनती है, शिवसेना के सीट उनसे कम आते हैं। अच्छा, अब यहाँ की राजनीति में यह स्पष्ट हो गया था कि शिवसेना अब बीजेपी के पीछे या छोटे भाई के फॉर्म पे काम करेगी। फिर किसी तरीके से सामंजस्य बैठाया गया, और दोनों पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन स्थापित किया, और 5 साल सरकार चली। 19 में फिर से चुनाव हुए, और गठबंधन को बहुमत मिला। लगभग 160 सीटें वह वहां पर प्राप्त किए थे। लेकिन इसी बीच में उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई, जो प्रॉमिसेस हुए थे उसमें मुख्यमंत्री पद की बात भी थी कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन सीधी बात है, जो पार्टी बड़ी है उसी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे ने बगावत कर दी, और वह गठबंधन छोड़ दिया। अच्छा, सॉफ्ट हिंदुत्व पर वो पहले से जा चुके थे। अब रही सही कसर, उन्होंने स्वयं को जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ जोड़ा, और वहां पे गठबंधन का निर्माण किया, उसका नाम रखा महाविकास अघाड़ी। यह गठबंधन जैसे ही बना, वैसे ही शिव सैनिकों में दिक्कत आ गई, क्योंकि बाला साहब ठाकरे एक बात कहा करते थे कि मैं अपनी पार्टी का कांग्रेसीकरण होने नहीं दूंगा। अगर कभी भी ऐसा हुआ तो मैं स्वयं ही वह पार्टी खत्म कर दूंगा। और एनसीपी के उन्होंने कहा था कि शरद पवार तो बिजनेसमैन है, उसके साथ राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के इन स्टेटमेंट्स की भी कदर नहीं की, और जाके वह मिल जाते हैं एनसीपी और कांग्रेस के साथ। शिव सैनिकों के साथ समस्या आ गई ना। अब जिनके खिलाफ उनकी राजनीति शुरू हुई, अब उनके लिए आपको वोट मांगना पड़ेगा। यह बातें शिव सैनिकों के मन में लगातार उद्वेलित हो रही थी।
और इसी गुस्से का परिणाम था कि 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ी और बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे ने इसे कहा कि बाला साहब ठाकरे के साथ गद्दारी की गई है। तो सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ कुछ समय के लिए गई। इस सिंपैथी का जो पहला हमें टेस्ट देखना था वह था लोकसभा चुनाव। अच्छा, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। इस नतीजों ने स्पष्ट किया कि अभी भी शिवसैनिक इस बात को लेकर डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में किसकी असली शिवसेना है। आखिर कैडर किसका सपोर्ट करेगा। उद्धव ठाकरे ने वहां पर बहुत प्रयास किया कि वह एकनाथ शिंदे की शिवसेना को गद्दार शिवसेना डिक्लेयर करवा पाए। आदित्य ठाकरे ने भी इस बात को प्रमुखता से उठाया कि हमारे साथ धोखा हुआ। और फिर आता है विधानसभा चुनाव। महाविकास अघाड़ी के पक्ष में सिंपैथी ही दिखाई दे रही थी और उस सिंपैथी को उन्होंने यहां पर वोट समझ लिया। लेकिन शिवसैनिक कुछ बातों को देखकर स्पष्ट हो चुके थे कि अब वर्तमान समय में उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की लीगेसी को क्लेम नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि कट्टर हिंदुत्व का वह मुद्दा जिससे बाला साहब ठाकरे द ग्रेट बाला साहब ठाकरे बने, उन्होंने बाला साहब ठाकरे की उन सब पॉलिसीज को भी, उन सब तरीकों को भी यहां पे खत्म कर दिया। यहां तक कि बाबरी मस्जिद को लेकर उद्धव ठाकरे का बयान बड़ा चर्चा में रहा कि उन्होंने कहा कि जो हुआ वह गलत हुआ। जबकि इसी बात को लेकर बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि शिव सैनिकों का हाथ ही नहीं पांव भी था। और उन्होंने कहा कि गर्व से हम कहते हैं कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में शिव सैनिकों का रोल वहां पर था और इस बात के लिए उद्धव ठाकरे ने माफी मांगी। यह चीजें महाराष्ट्र में खासकर शिव सैनिकों के अंदर यह बात घर कर गई। उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे के साथ जाना ठीक नहीं है और तब एकनाथ शिंदे को यहां पर वोट मिले और जिसका परिणाम यह स्पष्ट हुआ कि 1/3 रह गए हैं शिव सैनिकों। अगर हम बात करें शिवसेना की गुट की तो 57 एकनाथ शिंदे के पास है और 20 केवल इनके पास आए हैं। तो 1/3 हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में लोग इनके साथ हैं और उसमें भी वोट इनको मिला है प्रमुखता से मुस्लिम वोट का। इस बार शिवसेना से एक मुस्लिम लीडर भी जीतकर विधायक बना है। हारून खान की मैं यहां बात कर रहा हूं। कई ऐसे मुद्दों पर आप देखेंगे कि वह हिंदुत्व की राजनीति के साथ अपने आप को जोड़ चुके हैं। चाहे गणेश आरती में पार्टिसिपेट करना हो या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, वहां पर वह हमें पार्टिसिपेट करते दिखाई देते हैं। और इसी बात को लेकर जब अभी 6 दिसंबर हुआ, जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ था, उसको लेकर शिवसेना की तरफ से एक पोस्टर आया और उस पोस्टर को मिलिंद नार्वेकर ने छापा था और उन्होंने कहा था कि भाई हमें गर्व है एक शिव सैनिक के रूप में कि यहां पर हमने बाबरी विध्वंस में पार्टिसिपेट किया। इस बात को लेकर महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ी और अबू आजमी जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है, वो तो पहले ही खार खाए बैठे थे महाविकास अघाड़ी से। उनको मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि जो राजनीति शिवसेना इस समय कर रही है, महाविकास अघाड़ी में कोई भी अगर ऐसी राजनीति करता पाया जाएगा तो हम उसके साथ नहीं हैं। अब यहां से समस्या आई कि महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ना शुरू हुआ और उद्धव ठाकरे ने इस बात को नलिफाई करने का प्रयास नहीं किया। यह स्पष्ट दिखा रहा है कि वह फिर से हिंदुत्व की राजनीति की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चीजें उनके लिए इतनी आसान है नहीं, क्योंकि इस समय शिवसेना के जो कैडर के लोग हैं वह उद्धव ठाकरे को वोट नहीं देते हैं। वह एकनाथ शिंदे की शिवसेना को वोट दे रहे हैं और उद्धव ठाकरे को जो वोट मिल रहा है वह मुस्लिमों का वोट बहुत मिल रहा है। एक बार तो वह मुस्लिम इलाके में जाकर बोल के हैं कि मुझे यहां पर आने में बहुत देर हो गई। यह सब चीजें उनके खिलाफ जाते दिखाई दे रही हैं कि हिंदुत्व की राजनीति में लौटना उनके लिए उतना आसान नहीं जितना वह आसान इस समय समझ रहे हैं। आदित्य ठाकरे के अंदर भी वह स्पार्क नहीं दिखाई देता जो स्पार्क हम उम्मीद करते हैं शिव सैनिक के अंदर होता है। बाला साहब ठाकरे के अंदर जो स्पार्क था वैसा स्पार्क यदा कदा राज ठाकरे में दिखा करता था, लेकिन उद्धव ठाकरे में वह स्पार्क कम था और आदित्य ठाकरे में वह स्पार्क लगभग नहीं के बराबर है। अभी शपथ ना दिलाने वाली घटना को लेकर जो चीजें हुई उसमें आप एक बात समझ सकते हैं कि यह केवल मीडिया के लिए किया गया कार्य था। यह जमीनी स्तर पे इसका कोई रोल नहीं दिखने वाला। अगर बहुत दिनों तक वह शपथ नहीं लेंगे तो जितने भी उनको प्रिविलेज मिलते हैं विधायक होने के वो नहीं मिलेंगे। तो अब उद्धव ठाकरे के पास सकारात्मक फॉर्म में केवल एक ही चीज बची हुई है कि एकनाथ शिंदे को भाजपा ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। तो अगर वह शिव सैनिकों के अंदर यह बात डाल पाए कि एकनाथ शिंदे ने हमें तोड़कर भाजपा के साथ हाथ मिलाया पर वहां पर भी शिव सैनिकों को कुछ भी नहीं मिला, तो शायद शिव सैनिक यह बात इमोशनली सोचकर की बात तो सही है, तब वह शायद अगर उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएं तो कुछ बात हमें समझ में आएगी।
अदरवाइज उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ खास बचा नहीं है। अब बीएमसी ही उनकी एकमात्र उम्मीद है, क्योंकि अगर शिवसेना की बात करें, दोनों गुटों की बात करें, तो यहां पर उद्धव ठाकरे मुंबई के क्षेत्र में बाजी मारते दिखाई दिए हैं। उन्हें 10 विधानसभा की सीटें मिली, जबकि एकनाथ शिंदे को 6 विधानसभा की सीट मिली है। तो बीएमसी का चुनाव ही एकमात्र उम्मीद बचा है, क्योंकि लोकसभा में वह ठुकरा दिए गए हैं, विधानसभा में उन्हें उन्हें जनता ने नहीं चुना है। अब केवल बीएमसी ही बचा है। तो सेंटर गया, स्टेट गया, अब केवल उनके पास थर्ड टियर गवर्नमेंट में ही आने की उम्मीद जो है वो बची हुई है। बाकी कुछ और खास रह नहीं गया। कैसे वह इस राजनीति को साधेंगे? कैसे महाविकास अघाड़ी के अंदर रहते हुए वह हिंदुत्व की राजनीति करेंगे कि वहां की जो पार्टियां हैं, वह मुस्लिम वोट बैंक पर ही टिकी होती हैं। और अगर उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की राजनीति करनी शुरू की, तो उन्हें खुद को महाविकास अघाड़ी से अलग करना होगा, और इसकी आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट से कि हमें अलग होकर लड़ना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे को पता है कि हिंदू वोट बैंक उनका साथ छोड़ चुका है। उनके पास वर्तमान समय में केवल मुस्लिम वोट बैंक ही बचा हुआ है। अगर वह यहां से भी गए तो कुछ बचेगा नहीं उनके लिए महाराष्ट्र की राजनीति में। बाकी राजनीति है, यहाँ पर किसी के लिए कुछ भी खत्म नहीं हो सकता है। आपके पास मौका होता है फिर से उभरने का और फिर से राजनीति में छाने का। देखते हैं उद्धव ठाकरे यह काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। बाकी दोस्तों, चर्चाएं होती रहेंगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।